नमस्कार। इग्नो के गणित शिक्षण पाठ्यक्रम में कोर्स संख्या BES 143 में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे, जो इस गणित शिक्षण पाठ्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इस इकाई में हम बात करेंगे गणित शिक्षण अधिगम के लिए संसाधन, उसका महत्व, उपयोग और विद्यमान परिवेश में अधिगम संसाधन किस तरह से उनकी संरचना की जाए, कैसे उनको उपयोग में लाया जाए। मैं डॉक्टर जयंत बालिया, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय से शैक्षिक अध्ययन विभाग अध्यक्ष, आपके सामने आज इस चीज़ की चर्चा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम ये जो आज का हमारा परिचर्चा है, जो वीडियो के माध्यम से जितने भी प्रशिक्षण करने वाले विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, वे समझेंगे कि अधिगम संसाधनों का वर्णन करने के योग्य होंगे। गणित सीखने में उनकी भूमिका क्या हो सकती है, उस सिखाने में उनकी भूमिका क्या हो सकती है, उसका वर्णन कर सकेंगे। आसपास के वातावरण में बहुत से अधिगम संसाधन जो होते हैं, उनको समुचित प्रयोग का हेतु आकलन कैसे करेंगे, उनका चयन कैसे करेंगे, इसकी योग्यता भी आप ग्रहण कर पाएंगे। गणित की कक्षा में अधिगम संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु क्या क्या गतिविधियां हों, उन गतिविधियों का चयन कैसे हो, उसके बारे में भी आप समझ सकेंगे। सर्वप्रथम आप सब जानते हैं, इससे पहले भी हमने बात की है कि जो एक अधिगम की प्रक्रिया है, उस अधिगम की प्रक्रिया में छात्र और छात्राएं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो अलग अलग मानसिक स्तर के, अलग अलग भावात्मक स्थिति के, अलग अलग सामाजिक स्थिति से होते हैं। कक्षा में विभिन्नता होती है और उस विभिन्नता के साथ गणित विषय, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, पिछले मॉड्यूल्स में हम बात कर चुके हैं कि उसको, उस अधिगम प्रक्रिया को कैसे सरल बनाया जाए। छात्राओं का जो एक भय है, विद्यार्थियों का जो गणित के प्रति जो भय अगर है, उनको भय मुक्त कैसे किया जाए। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो अध्यापक है, वो अध्यापक कहीं ना कहीं नई प्रविधियों का, नवाचार का प्रयोग करके, नई प्रविधियों का, उपकरणों का, सहायक सामग्री का, संसाधनों का, मूल्यांकन के विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग लाने का प्रयास करता है, जिससे बच्चों की अधिगम जो प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस जो है, वो सुगम और सरल हो जाए। यहाँ पर एक चीज़ की मैं आप सबसे चर्चा करना चाहूँगा। आप सब समझते हैं, जब हम अधिगम संसाधन की बात करते हैं तो अधिगम संसाधन के बारे में बहुत प्रचलित एक एडगर डेल का अधिगम अनुभव शंकु आपके सामने प्रस्तुत है। अब देखिए इसमें कि एडगर डेल ने, आप अगर राइट साइड देखें तो एडगर डेल ने उन सभी अधिगम संसाधनों की बात की है। वो अधिगम संसाधन किस तरह से हमारे अधिगम प्रक्रिया को और संचालित करने में सहायता देते हैं, क्योंकि पहले हमको आवश्यक है समझना अधिगम संसाधन के बारे में। तो आप देखेंगे कि जो आधार में जो चीज़ है, वो सबसे मजबूत है। यानी अगर हम बच्चे का आधार मजबूत करना चाहते हैं, तो सबसे उत्तम, सर्वोत्तम जो संसाधन होगा किसी भी विद्यार्थी के लिए, वो रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा। वास्तविक जो एक प्रत्यक्ष अनुभव है वो होगा,
और उसके बाद अगर वो संभव नहीं है तो अध्यापक फिर कुछ आयोजित कृत्रिम अनुभव देने की कोशिश करता है। ये अनुभव शंकु है। एडगर डेल बहुत हमारे प्रचलित शिक्षा के एक शिक्षाविद रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए तो ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन है, अभिनय करना, प्रदर्शन, भ्रमण, प्रदर्शन सामग्री, चलचित्र, जो आप सब समझते हैं कि विजुअल एड्स की बात करते हैं, ऑडियो एड्स की बात करते हैं, और अंतिम में जो सबसे ऊपर है, जो शंकु के ऊपर है, वो है कुछ मौखिक संकेत और कहीं ना कहीं कुछ ओरल, कुछ सिग्नल्स, उसकी हम बात करते हैं। तो इससे संबंधित कुछ उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत हैं, और इन सभी उदाहरणों में आप देखेंगे कि जो सर्वप्रथम जो प्रत्यक्ष और वास्तविक अनुभव की हम जब बात करते हैं तो उसमें जो विद्यार्थी हैं उनके सभी इंद्रियों का मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। और आप सब जानते हैं सेंसेस जो होते हैं, हमारी जो इंद्रियां होती हैं, वो हमारे लर्निंग के द्वार, हमारे अधिगम के द्वार होते हैं। तो जितने ज़्यादा द्वार खुलेंगे उतना अधिगम अच्छा होगा। जितना अच्छी तरह से बच्चा उन द्वार से प्रवेश करेगा, तो इसलिए बहु इंद्रियों का प्रयोग हमारे प्रत्यक्ष अर्थात डायरेक्ट और वास्तविक अनुभव होते हैं, और इसकी चर्चा हम आगे भी करने जा रहे हैं। तो शिक्षार्थियों, आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। एडगर डेल का जो एक अभिनव शंकु है, जिसको हम कोन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस बोलते हैं, कि हमारे जो अनुभव होते हैं, अनुभव से हम अधिगम प्रक्रिया में अच्छी तरह से भाग ले सकते हैं। आप सब जानते हैं कि जो हमारी शिक्षा नीति 2020 है, उससे पहले 1986 की नई शिक्षा नीति, इन सभी शिक्षा नीतियों ने एक चीज़ पर बहुत बल दिया है, खासकर 2020 की शिक्षा नीति ने, और वो है अनुभव आधारित अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कि हम जो अनुभव करते हैं उससे जो सीखते हैं, उस सीखने की, उस अधिगम की अवधि एक तो बहुत ज़्यादा होती है, और अनुभव वो एक विद्यार्थी के लिए एक ऐसा अनुभव होता है, एक ऐसा अधिगम होता है, ऐसा सीख होती है जो वो हमेशा याद रखता है। हम अक्सर जानते हैं कि गणित विषय, इससे पहले हम मॉड्यूल्स में बात कर चुके हैं कि गणित विषय में बहुत सारे ऐसे हमारे तत्व हैं, बहुत सारे ऐसे विषय वस्तु हैं जिसको सीखने समझने के लिए एक छात्र को बहुत सारे गतिविधियों में भाग लेना होता है और उस चीज़ को समझना पड़ता है। हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम किस तरह से एक अमूर्त रूप में जाने की कोशिश करते हैं। तो मूर्त से अमूर्त रूप जाने का जो एक सफ़र है, उसकी बात एडगर डेल के इस अनुभव शंकु में समझ में आती है। और उसी प्रकार हम जब अधिगम संसाधन का चयन करते हैं, अधिगम संसाधन का प्रयोग करते हैं, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। आइए हम बात करते हैं अधिगम संसाधन गणित शिक्षण में उनका महत्व क्या है और उसका उपयोग कितना लाभकारी है। अधिगम संसाधन विद्यार्थियों में प्रेरणा देने और प्रेरणा को बनाए रखने में एक बहुत शक्तिशाली उपकरण का काम करते हैं। जब हम प्रेरणा की बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि अधिगम का एक बहुत प्रचलित नियम है और वो है लॉ ऑफ रेडीनेस, थॉर्नडाइक का नियम है, जिन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी चीज़ के लिए तैयार हैं मानसिक रूप से, जिसको हम कहते हैं कि मानसिक रूप से हमारी तैयारी का, और तैयारी के लिए प्रेरणा होना बहुत ज़रूरी है। तो यह अधिगम संसाधन बच्चों में, छात्रों में, विद्यार्थियों में एक प्रेरणा देने का काम करते हैं और उस प्रेरणा के स्तर को बनाए रखने का काम करते हैं। और संसाधन जो प्रयोग में लाए जाते हैं गणित शिक्षण में, जो हमारे शाब्दिक अनुदेश हैं, उनको किस तरह से हम लोग वास्तविक अनुभवों से जोड़ते हैं, उसमें ये बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। और जोड़कर जो हमारी विषय की अवधारणा है, जो विषय वस्तु है हमारे सामने, चाहे वो ज्यामिति हो, चाहे बीजगणित हो, अंकगणित हो, त्रिकोणमिति हो, बहुत सारे विषय वस्तु हमारे गणित शिक्षण में, गणित अधिगम में होते हैं। उन सभी अवधारणाओं को समझने में और शाब्दिक अनुदेशों के साथ जोड़ने में संसाधनों का बहुत समुचित स्थान है, बहुत महत्व है।
और विशेष रूप से संसाधन हमारे अधिगम को और लंबे समय तक और अधिक समय तक जोड़ के रखने में, स्मरण करने में, क्योंकि विषय वस्तु को स्मरण करके रखना, समझ के साथ स्मरण करना, हम सब जानते हैं, हम लोगों ने ब्लूम्स का एक टैक्सोनॉमी अध्ययन किया है जिसमें हम लोग संज्ञानात्मक एक डोमेन की बात करते हैं और जहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग से ऊपर जाते हैं और किस तरह से हम क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं। और वहाँ पर जो एक अधिगम है उसको और लंबे समय तक हम स्मरण रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो हमारी अवधारणाएं हैं इस विषय वस्तु से संबंधित, उसको स्पष्ट करने में, उसको अच्छी तरह से समझने में और उसमें विविधता लाना, क्योंकि देखिए अधिगम में विविधता लाना बहुत आवश्यक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जब मोनोटोनस होता है, जब एक तरह से हम एक ही स्तर पर चलते हैं, वेरिएशन नहीं लाते हैं अधिगम में, तो अधिगम प्रक्रिया का जो फल है, उसका जो एक हमको रिजल्ट है वो उतना बेहतर नहीं मिलता। तो हमारा प्रयास होता है कि हम अधिगम में विविधता लाने की कोशिश करें। जितना विविधता आएगी, और विविधता लाने में संसाधन अलग अलग प्रयास का भी, हम संसाधनों के प्रकार की भी बात करेंगे कि अमूर्त अवधारणाओं को आत्मसात करना। अवधारणाएं तो अमूर्त फॉर्म में हैं, लेकिन उनकी जो मूर्तता है, उनका जो मूर्त रूप है, वो संसाधनों की सहायता से ऊपर तक बच्चों को आत्मसात करने में, स्पष्ट करने में और स्पष्ट कराने के कौशल की वृद्धि करने में सहायक होता है। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग गणित शिक्षण में करते हैं। और संसाधनों का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है कि जो शिक्षक है उसके जो शाब्दिक संप्रेषण है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बहुत अधिक अगर शाब्दिक संप्रेषण होगा तो बच्चे को उसको सीखने में, समझने में, अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने में कहीं ना कहीं कठिनाई का अनुभव होगा। तो शिक्षक का शाब्दिक संप्रेषण आवश्यक भी है, लेकिन अधिकता के साथ दिया जाए तो वो हमारे अच्छे फल नहीं देता है। अधिगम प्रक्रिया को और सुसंगठित करने के लिए और अच्छी तरह से संचालित करने के लिए ये आवश्यक है कि हम शिक्षक के शाब्दिक संप्रेषण को एक क्रमबद्धता के रूप में लाएं और उसमें बीच में कहीं ना कहीं हम कुछ और संसाधनों का भी प्रयोग लाएं, और उससे जो हमारे अधिगम प्रक्रिया है उसके जो फल हैं वो और अच्छे हो सकते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों में जिज्ञासा, हम सब जानते हैं मनुष्य बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, और ख़ासकर विद्यार्थी जबकि कक्षा में बैठते हैं तो जिज्ञासा से परिपूर्ण होते हैं। अगर उनकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है, जिज्ञासा का ख्याल नहीं रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी उस अधिगम प्रक्रिया से विमुख हो जाते हैं। और अगर उनके अधिगम प्रक्रिया कठिनता की ओर जा रही है, अभी जैसे पिछले बिंदु में मैंने कहा कि शिक्षक का जो अधिगम जो उसका संप्रेषण है वो बहुत ज़्यादा हो जाने से भी कभी बच्चे विमुख हो जाते हैं, छात्र विमुख हो जाते हैं। कई बार ऐसे अमूर्त विषय वस्तु अवधारणाएं आ जाती हैं, हम सब जानते हैं गणित में कई बार ऐसे प्रमेय आ जाती हैं, थ्योरम्स जिनको हम बोलते हैं, और उनका प्रमाण प्रस्तुत करने में वो बच्चों के लिए एक अमूर्त अवधारणा के रूप में आ जाता है। उसको कैसे सरल बनाया जाए, उसमें संसाधनों का बहुत प्रयोग है। तो जिज्ञासा विद्यार्थियों की, छात्र छात्राओं की जिज्ञासा, छात्र छात्राओं की उत्सुकता, और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का जो रुचि है, रुचि के स्तर को, रुचि का जो एक उनका स्तर है वो बरकरार रहे, वो बना रहे, रुचि में वृद्धि हो, इसमें संसाधनों का गणित शिक्षण में बहुत महत्व है। आइए हम आगे बात करते हैं कि गणित शिक्षण अधिगम के विभिन्न प्रकार के संसाधन क्या हो सकते हैं। आप सब जानते हैं शिक्षण अधिगम किसी भी विषय का हो और विशेषता गणित का हो तो उसमें पाठ्यपुस्तक का बहुत प्रयोग है। पाठ्यपुस्तक में बहुत सारे चित्र दिए होते हैं, प्रश्न दिए होते हैं, विषय वस्तु क्या उल्लेख किया होता है, कुछ क्रियाएं भी दी होती हैं।
तो इसलिए इन जितने भी संसाधन हम यूज़ करते हैं गणित शिक्षण के अधिगम के लिए, उसको हमने अलग अलग श्रेणी में रखा हुआ है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये श्रेणी में जो विभाजन किया गया है, विभाजित लिखा गया है, ये सब आपस में कहीं ना कहीं अंतर संबंधित हैं। और शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि वो विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करे। कैसे करे इसकी बात हम आगे और करेंगे, लेकिन आइए हम बात करते हैं पहले कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम के संसाधन होते हैं। देखिए, सबसे पहले मुद्रित संसाधन, प्रिंटेड रिसोर्सेज, जिसमें पाठ्यपुस्तक हैं, पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र, पोस्टर, निर्मित चार्ट, फ्लैश कार्ड्स। खासकर कहीं ना कहीं हम लोग जब छोटी क्लासेस में, वहाँ पर हम लोग फ्लैश कार्ड्स का बहुत प्रयोग करते हैं। कुछ मॉडल बनाने की प्रयास करते हैं, चाहे वो ज्यामिति हो, बीजगणित हो, अंकगणित हो, त्रिकोणमिति हो, किसी भी तरह के विषय वस्तु में हम लोग मॉडल का प्रयोग भी बहुत करते हैं। तो ये कई बार मॉडल हमारे श्रव्य दृश्य संसाधन में भी यूज़ किए जाते हैं। तो आइए, श्रव्य दृश्य संसाधन, ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज क्या हो गए, और उसमें आप सब जानते हैं प्रचलित रेडियो है और बहुत सारे हैं, कुछ का उल्लेख हमने यहाँ किया है। टेलीविज़न है, प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है, एलसीडी प्रोजेक्टर आप जानते हैं आज की डेट में, कंप्यूटर का भी प्रयोग किया जाता है, जो संचार और तकनीकी युक्त संसाधन में भी यूज़ किया जाता है। और आज की डेट में खास तरह से आप सब जानते हैं, हम संचार और तकनीकी के युग में हैं, जहाँ पर आज की डेट में अध्यापक, शिक्षक जब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में होता है तो कुछ ऐसे वर्चुअल फोरम का प्रयोग कर सकता है, कुछ चर्चा मंच होते हैं जिसमें हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, कुछ ब्लॉग्स होते हैं। आज हम जब किसी भी सर्च इंजन में जाते हैं, किसी भी चीज़ को ढूंढने का प्रयास इंटरनेट में करते हैं, तो बहुत सारे ब्लॉग्स हमको इस तरह के वर्चुअल फोरम्स नज़र आते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स होती हैं जिनका बहुत प्रयोग अध्यापक कर सकता है, जिसको कई बार हम लोग ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज भी बोलते हैं, क्योंकि वो रिसोर्सेज जो कि ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज जो छात्र है, जो छात्राएं हैं, जो अध्यापक है, वो अपनी शिक्षा अधिगम के लिए प्रयोग में ला सकता है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है शिक्षार्थियों, वो है वास्तविक वस्तुएं, वो अनुभव आधारित संसाधन। जब हम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में होते हैं तो हमारी कक्षा के वातावरण के चारों ओर जो विद्यमान वातावरण है, वस्तुएं हैं, विद्यार्थियों के जीवन के अनुभव हैं, ये सब प्रयोग में लाई जानी चाहिए। मैं उदाहरण लेना चाहूँगा कि अगर आप बच्चों को क्यूबॉइड का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बच्चों को किसी आयत का उदाहरण दे रहे हैं, तो बच्चों की जो श्यामपट्ट है, दीवारें हैं, ये आयताकार रूप में है। दरवाज़ा जो है क्लासरूम का, खिड़कियाँ आयताकार या कई बार अर्धवर्ताकार रूप में होती हैं। रोशनदान आपने देखे होंगे क्लासरूम में, किसी एक अर्धवर्ताकार रूप में होंगे या आयत के रूप में होंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे या वर्ग के रूप में होंगे, तो हम बता सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। बच्चे की अपनी पुस्तकें हैं, बच्चे की कॉपी है, बच्चे की जो उसके ज्योमेट्री बॉक्स में जो इरेजर होता है, क्लासरूम में अगर अध्यापक डस्टर का प्रयोग कर रहा है, जो डस्टर है वो एक क्यूबॉइड का रूप होता है, इसको हम घनाभ बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो विद्यमान कक्षा वातावरण है, उसमें जो उपलब्ध वस्तुएं हैं, उसका प्रयोग करना, उसको, क्योंकि उससे बच्चे अपने जीवन के अनुभव से जुड़ जाते हैं। और जब हम बच्चे के अधिगम को उसके जीवन के अनुभवों से जोड़ते हैं, वैसे संसाधन का प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे क्रियाकलाप संबंधित संसाधन भी हो सकते हैं। हम बच्चों को बहुत सारे व्यक्तिगत या समूह आधारित कुछ
गतिविधियों में सम्मिलित कर सकते हैं, कुछ प्रत्यक्ष अनुभव दे सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अब बच्चे को आप कोई विषय वस्तु की अवधारणा की तरफ ले जा रहे हैं तो क्लास के ही उदाहरण, कक्षा के ही उदाहरण, अगर हम कोई बच्चों के आपस के जो उनके संबंध हैं उसकी बात कर सकते हैं। और इस तरह की गतिविधियां, इस तरह के उनको हम कुछ कार्य दे सकते हैं। तो आप सब लोगों ने सुना होगा, हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं। इस तरह के कुछ उनको हम अलग अलग गतिविधियों में सम्मिलित कर सकते हैं। एक तो उनके संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्लास रूम का, कक्षा का एक वातावरण बहुत आनंदमय हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें सुगमता और सहजता बहुत आ जाती है। ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए अध्यापक को बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, यहाँ उदाहरण के तौर पर जिसकी बात अभी हम कर रहे थे कि गोलाकार वस्तु है, बच्चे आइसक्रीम खाते हैं तो शंकुकार में होती है, पेंसिल का प्रयोग करता है तो बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होती है, और आगे का भाग उसका शंकु के फॉर्म में होता है। बच्चे कभी कुछ गेम खेलते हैं तो गेम में और खेल में लाई गई वस्तुओं का प्रयोग, इन सब चीज़ों की बातें, इन सब चीज़ों को जोड़ना, ये बहुत आवश्यक है एक अध्यापक के लिए। अब प्रश्न ये आता है शिक्षार्थियों कि इन संसाधनों का एक समुचित प्रयोग कैसे हो, कैसे हम पहचानें कि कौन सा संसाधन किस स्थिति में, किस विषय वस्तु में प्रयोग उसका, और उसका समुचित प्रयोग हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं। आइए हम इसकी बात करते हैं। सर्वप्रथम हमें अधिगम स्थिति का आकलन करना होगा। जो लर्निंग सिचुएशन है, जो अधिगम स्थिति है, अध्यापक को उसका आकलन पहले से करना होगा। अध्यापक, हम बहुत पहले इसकी बात पिछले मॉड्यूल्स में कर चुके हैं कि अध्यापक को किस तरह से एक पाठ योजना, किस तरह से उसने अपने अधिगम प्रक्रिया की योजना बनानी होती है। इससे पहले हमने पिछले वाले मॉड्यूल्स में बात इसकी की है। योजना जब हम बनाते हैं पाठ की, तब हम अधिगम स्थिति का आकलन भी करते हैं, विद्यार्थियों की रुचि का आकलन भी करते हैं, विषय वस्तु का विश्लेषण भी करते हैं। जो भी विषय वस्तु, उसमें जो अवधारणाएं हैं, उसके जो मूर्त और अमूर्त रूप है, उसका आकलन भी करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे अधिगम के उद्देश्य हैं और संसाधन है, उसके बीच में जो समायोजन है, उसका भी योजना बनाते हैं, उसके बारे में भी विचार करते हैं। और मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब हम इन चीज़ों का विचार करते हैं, हम छात्रों के, विद्यार्थियों के रुचि का, विद्यार्थियों के स्तर का हमेशा ध्यान रखें, और विद्यार्थियों के साथ अधिगम आधारित संवाद करें। विद्यार्थियों से पूछें। विद्यार्थियों से जब संवाद करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, तो बहुत सारे उनकी रुचियों का, उनके स्तर का आपको पता चलेगा, और वैसा आप योजना में बना सकते हैं, और वैसा ही आप संसाधनों का चयन कर सकते हैं, वैसे ही संसाधनों की संरचना कर सकते हैं, वैसे ही संसाधनों का आप प्रयोग में भी ला सकते हैं। तभी प्रयोग उसका समुचित होगा। फिर संसाधनों की जो उपलब्धता है, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। आपने संसाधन के बारे में सोच लिया, लेकिन उपलब्धता क्या है उसकी, इसके बारे में बहुत गहनता के साथ विचार करना होगा। और उसके बाद जो हमारा विस्तृत मूल्यांकन है और समुचित संसाधनों का क्या संबंध हो सकता है। हम सब जानते हैं, जब मूल्यांकन की बात करते हैं, हम सतत और विस्तृत मूल्यांकन की बात करते हैं। मूल्यांकन सतत हो, कॉन्टिन्यूअस हो, और विस्तृत हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, उसका और जो हमारे संसाधन हैं उनका एक समुचित संबंध क्या हो सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षार्थियों, आज हमने बात की कि एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संसाधनों का महत्व क्या है और उनका समुचित समावेश कैसे करें। हम लोग इसको समुचित समावेशित प्रयोग कैसे करें, क्योंकि वो अधिगम को प्रभावी बनाता है। उसका प्रयोग हमारे अधिगम प्रक्रिया को बहुत अच्छा बनाए। शिक्षक का दायित्व है कि जब पाठ्यक्रम का एक विश्लेषण करें, उसके निष्पादन हेतु आप उसका चयन अच्छा करें, आप उसके बारे में विचार अच्छा करें, उसका विश्लेषण अच्छा करें, और देखें कि वो छात्रों की मानसिक स्तर के साथ, उनके भावनात्मक स्तर के साथ, उनके जो अनुदेश हैं उनके साथ वो किस तरह से समायोजित हो सकता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ये अध्ययन किया
कि हमारे परिवेश में पाए जाने वाले, जो हमारा परिवेश है, विद्यमान परिवेश है, उसमें पाए जाने वाले और उसमें जो उपलब्ध हैं हमारे संसाधन हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाए और उपयोग से पहले चयन कैसे किया जाए, उनकी संरचना, उसमें सुधार लाकर और उनको विषय वस्तु के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसकी भी हमने पर चर्चा करी। हमें आशा है कि आपको ये इस वीडियो के माध्यम से ये समझ में आया होगा कि गणित विषय की सुगमता, सहजता के लिए, उसको भयमुक्त वातावरण करने के लिए, गणितीय वातावरण को विकसित करने के लिए संसाधनों का क्या प्रयोग, क्या उनका महत्व है, उनकी उपयोगिता क्या है। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। इग्नो के गणित शिक्षण पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम संख्या BES 143 के इस इकाई में आपका स्वागत है। शिक्षार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में, गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जिस पर आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे मॉड्यूल्स में बात की कि हम गणित के अधिगम प्रक्रिया को, गणित के सीखने को, गणित को की कक्षा के वातावरण को कैसे भयमुक्त बनाएं। एक विद्यार्थी, एक शिक्षार्थी जो किसी भी मानसिक स्तर का हो, किसी भी भावात्मक स्तर का हो, किसी भी सामाजिक स्तर का हो, उसको गणित समझने में कितनी कठिनाइयां होती हों, उसके उस अधिगम पथ में हम कैसे सहजता, कैसे सुगमता ला सकते हैं, किस तरह से अधिगम प्रक्रिया को उसकी जीवन से, जीवन शैली से, जीवन अनुभवों से जोड़कर गणित का जो विषय वस्तु है उसमें उसको किस तरह से समावेशित कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं, इसकी बात हमने परिचर्चा पहले बहुत की है। आज हम जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो है गणित प्रयोगशाला, क्लब और मंच का प्रयोग कैसे किया जाए, उसकी संरचना कैसे की जाए। मैं डॉक्टर JN बालिया, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध रखता हूं और शैक्षिक अध्ययन विभाग का अध्यक्ष। आज आपसे इस चीज़ की हम पर चर्चा करेंगे, गणित प्रयोगशाला, क्लब और मंच। इस मॉड्यूल के उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो हमें आशा है कि आप इस मॉड्यूल का अध्ययन करने के बाद
गणित की कक्षा में अधिगम संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु गतिविधियां विकसित कर सकेंगे, गणित प्रयोगशाला के महत्व की व्याख्या कर सकेंगे, समझ सकेंगे, गणित प्रयोगशाला का गणित शिक्षण में उपयोग कैसे हो ये समझ सकेंगे। साथ ही साथ अपने विद्यालय में किसी भी स्थिति में आप गणित क्लब या गणित मंच के अंतर्गत गतिविधियां भी संचालित कर सकेंगे, किसकी स्थापना कैसे की जाए उसको भी समझ सकेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गणित प्रयोगशाला की। आप सब जानते हैं कि विद्यार्थी जब गणित की अधिगम स्थिति में होता है तो उसके लिए विषय वस्तु की जो अवधारणाएं होती हैं उसको समझने में, उसकी एक एक बारीकियों को समझने में सिर्फ कक्षा का वातावरण ही समुचित नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता है। उसको बहुत सारे दूसरी अधिगम की स्थितियों में ले जाना होता है और वहाँ पर हम गणित प्रयोगशाला की बात करते हैं। हम सब अक्सर जानते हैं विज्ञान में, अक्सर हम भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, वहाँ पर अक्सर प्रयोगशालाओं की बात की जाती है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि गणित भी एक विज्ञान है, आप सब जानते हैं, और गणित में भी प्रयोगशाला को उतना ही महत्व है क्योंकि प्रयोगशाला बच्चों को वास्तविक स्थिति की ओर ले जाती है। हमने इससे पहले वाले मॉड्यूल में आपसे बात की कि बच्चे को, छात्र को, उसको अगर वास्तविक स्थिति से आप परिचित कराते हैं विषय वस्तु की, वहाँ पर उसकी अधिगम बहुत अच्छा होता है। तो आइए हम बात करते हैं गणित प्रयोगशाला की। गणित प्रयोगशाला एक जो विषय वस्तु है, जिस स्तर की विषय वस्तु है, उसकी जो अनुदेशात्मक सामग्री है उससे सुसज्जित कक्ष होता है जिसमें कि हम लोग गणित शिक्षण, अधिगम और अनुसंधान कार्य हेतु बहुत सी गतिविधियां करा सकते हैं। आगे चलकर हम चर्चा भी करेंगे गणित प्रयोगशाला की को कैसे हम स्थापित करें और कैसे संरचना करें, क्योंकि ये स्थितियों पर निर्भर करता है। ये कहा जाता है कि गणित प्रयोगशाला वो एक जादुई कक्ष है जो गणित के सिद्धांतों को ठोस धरातल प्रदान कर सकती है। हमने यहाँ कहा एक जादुई कक्ष है क्योंकि हम सब जानते हैं कि विद्यार्थी, गणित का छात्र छात्राएं किसी भी स्तर पर हो, वो अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं और अगर अवधारणा को प्रयास करने में उनको हम अधिगम की समुचित व्यवस्था नहीं करते हैं और सिर्फ कक्षा का ही वातावरण देते हैं, सिर्फ श्यामपट्ट का प्रयोग करके उसको सिर्फ अमूर्त चीज़ों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको कठिनाइयों का अनुभव होता है। इसलिए गणित प्रयोगशाला एक जादुई कक्ष है। हमने इसका प्रयोग किया है, हमने देखा है कि वहाँ पर छात्र विभिन्न प्रकारों के, विभिन्न आकारों के, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस चित्र में शंकु है, बेलन, घन, घनाभ, त्रिभुज आदि विभिन्न बहुत सारी जो हमारी विषय वस्तु हैं, चाहे वो ज्यामिति हो, चाहे वो अंकगणित हो, बीजगणित हो। बीजगणित में क्षेत्रफल की बात की जाती है, ज्यामिति में क्षेत्रफल की बात की जाती है, अंकगणित में संख्या सिद्धांत की बात की जाती है। इन सब चीज़ों के लिए, और ज्यामिति में कई बार हम समरूपता की बात करते हैं, सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आप सब परिचित हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रमेय हैं जिनका हम एक वास्तविक ज्ञान प्रयोगशाला में दे सकते हैं। तो प्रयोगशाला एक, आप समझ सकते हैं, एक तरह का वातावरण है। मैं यहाँ पर बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा आपको कि प्रयोगशाला एक सिर्फ एक स्थान नहीं है बल्कि एक स्थिति है। कई बार हम प्रयास करते हैं कि अपनी गणित की कक्षा को ही प्रयोगशाला में परिवर्तित कर सकते हैं अगर हमारे पास वो संसाधन हो, जैसा हमने पहले भी आपसे चर्चा की है। हाँ, अगर हम एक स्थान में उसको वो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं तो हम कक्षा को वहाँ ले जा भी सकते हैं, और कई बार हम कक्षा में भी प्रयोगशाला ला सकते हैं। ऐसा प्रयास करना चाहिए। गणित प्रयोगशाला विद्यालय का सर्वाधिक मोहक कक्ष बन सकता है, क्योंकि मोहकता कहाँ से आएगी? बच्चों को वहाँ से प्रेरणा मिलेगी। मोहकता कहाँ से आएगी? बच्चों की जो रुचि है, बच्चों की जो जागरूकता है, उनका जो जिज्ञासुपन है। छात्र, हमने पहले भी आपसे बात की, विद्यार्थी हर मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु, जो प्रवृत्ति है उसका हम ध्यान रखते हैं और उसको वो उन स्थितियों में ले जाते हैं। तो इसलिए अक्सर देखा गया है कि
छात्र जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, वो गणित प्रयोगशाला में जाने पर बहुत प्रसन्नचित्त होते हैं, उनको आनंद आता है और उनके लिए मोहक कक्ष बन जाता है। और यहाँ पर प्रयोगशाला में स्वयं करके गणित सीखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आप सब जानते हैं लर्निंग बाय डूइंग, और हम सब जानते हैं कि जो चीज़ हम स्वयं करते हैं उसमें हम ज़्यादा सीखते हैं। अधिगम प्रक्रिया बहुत सुगम सरल हो जाती है। अधिगम सिद्धांतों की हम जब बात करते हैं वहाँ भी हम यही सीखते हैं कि वहाँ पर अधिगम का जो फल है, जो अधिगम का जो हमारा जब हम आकलन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर विद्यार्थियों की स्थिति बेहतर होती है। और गणित प्रयोगशाला में प्रयास किया जाता है कि जो हमारे चारों ओर विद्यमान वस्तुएं हैं उनके प्रयोग करके लकड़ी का प्रयोग करें, प्लास्टिक का प्रयोग हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए। फिर भी जो भी हमारी बेकार की कोई वस्तु हो जिससे हम कुछ बना सकें, जिसको कि हम किसी अच्छे गणितीय सामग्री में परिवर्तित कर सकें, इस पर आगे चल के विस्तार में व्याख्या और भी की जाएगी अगले मॉड्यूल्स में कि किस तरह से हम लोग एक सहायक सामग्री का भी निर्माण करते हैं तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। गणित प्रयोगशाला गणित के प्रयोग करने में आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं। छात्र जब प्रयोगशाला में प्रतिभागी बनता है तो कहीं ना कहीं वो चाहे जिस भी स्तर पर हो, माध्यमिक स्तर पर हो, प्राथमिक स्तर पर हो, उच्च माध्यमिक स्तर पर हो, गणित प्रयोगशाला उसके लिए वो स्थान है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि उससे उनकी जिज्ञासाओं की संतुष्टि होती है और गणित अवधारणाओं को वास्तविक परिस्थिति में समझने में, प्रभावी रूप से स्पष्ट करने में बहुत सहायता होती है। और विद्यार्थी सिद्धांतिक ज्ञान का परीक्षण अनुभव भी ले सकता है, उसमें बहुत सहायक होती है गणित प्रयोगशाला। और ख़ास तरह से जो विभिन्न गणितीय गुण हैं, गणितीय सूत्र हैं, गणितीय सिद्धांत हैं, उनको खोजबीन करने में गणित प्रयोगशाला एक बहुत अच्छी भूमिका, एक सहायक का काम करती है। कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, सिद्धांत हैं, गुणसूत्र हैं, जिनको पूरी तरह से समझने में, उसकी खोजबीन करने में प्रयोगशाला का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आइए हम बात आगे और करें कि गणित सीखने में रुचि पैदा करने में, खास तरह से उपलब्ध संसाधनों से अवधारणाओं को जोड़कर प्रदर्शित करने में ये प्रयोगशाला बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, उसमें आपस में बातचीत करते हैं। देखिए, प्रयोगशाला का वातावरण वैसा वातावरण नहीं होता है जैसा कक्षा का वातावरण होता है। यहाँ पर बच्चों में आपस में समूह के रूप में कुछ गतिविधियाँ कराई जाती हैं, जैसा चित्र में आप देख सकते हैं। और बच्चे जब समूह में बैठते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं नेतृत्व की भावना भी आती है। किसी चीज़ को आगे चलकर खुद करने की भावना, अवधारणाओं को स्वयं समझना, स्वयं उसको कैसे एक अमूर्त रूप में समझें, कैसे उसको हम अपने जीवन से जोड़ें, वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान है गणित प्रयोगशाला का। और आप देखें कि बच्चे जब प्रयोगशाला में काम करते हैं या प्रयोगशाला की स्थिति में काम करते हैं, मैं बार बार आपको स्पष्ट करूं कि हम प्रयोगशाला स्थान से बेहतर प्रयोगशाला को स्थिति का रूप समझते हैं, इसलिए कभी कभी कक्षा एक प्रयोगशाला के रूप में परिवर्तित की जा सकती है। आइए अब आगे बात करें, बहुत महत्वपूर्ण, कि विद्यालय में गणित प्रयोगशाला का प्रबंधन कैसे करें। इसलिए जब हम प्रयोगशाला बना लेते हैं तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। इसलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रयोगशालाएं होती हैं लेकिन उसका समुचित प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए प्रयोगशाला की योजनाबद्ध प्रत्येक क्रिया गणित कार्यक्रम के अनुदेशात्मक उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। अध्यापक का काम है, इससे पहले हमने आपसे चर्चा की है कि पाठ योजना बनाते समय अध्यापक को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। योजना के साथ उसको संबंध बनाना है कि योजना के किस पाठ योजना में किस स्थान पर हम गणित प्रयोगशाला का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हम जब अनुदेशात्मक उद्देश्य बनाते हैं तो हम ज़रूर एक उन उद्देश्यों में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति प्रयोगशाला के द्वारा करें। ऐसा हमको पाठ योजना बनाते समय भी विचार करना चाहिए।
कोई भी क्रिया अनावश्यक ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्रयोगशाला सिर्फ इसलिए प्रयोगशाला का प्रयोग ना करें क्योंकि हमें प्रयोगशाला का प्रयोग करना है। हम ये ज़रूर देखें कि उस प्रयोगशाला की उस स्थिति का, प्रयोगशाला के उस गतिविधि का या प्रयोगशाला के उन संसाधनों का प्रयोग किस स्थिति में आवश्यक है वहाँ किया जाए। और प्रयोगशाला में के अंतर्गत जो भूमिका है वो अध्यापक की एक सलाहकार के रूप में होनी चाहिए। वो हमेशा एक उनको सलाह देते रहे और यहाँ पर कोशिश की जाए कि बच्चों को जो एक फ्रीडम है उनको खूब उनके लिए ऐसी भूमिका हो कि छात्र एक मुक्त रूप से प्रयोगशाला के हर स्थान पर जा सके, कोई चीज़ खोज सके, खोजबीन कर सके। यहाँ पर अब अध्यापकों को अपनी भूमिका का भी ख्याल रखना चाहिए कि उनकी भूमिका एक छात्रों के लिए और छात्रों के समूह के लिए सलाहकार की होनी चाहिए। प्रयोगशाला का वातावरण सुखद और अनौपचारिक होना चाहिए, जिसकी बात मैंने पिछले बिंदु में भी करी। सुखद हो और अनौपचारिक हो, अर्थात ऐसा मैं बात कर रहा हूँ कि अनुशासन भी होना चाहिए, वातावरण संचित होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, लेकिन अनुशासन बच्चों के अधिगम के बीच में रुकावट का काम ना करे, इस चीज़ का हम सब ने ख्याल रखना है। और प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को, जब मैं प्रत्येक छात्र की बात कर रहा हूँ तो हम यहाँ समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। प्रत्येक छात्र को अधिक से अधिक सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। कई बार देखा गया है कि अध्यापक उन्हीं छात्रों को अवसर देते हैं प्रयोगशाला में भाग लेने का जो कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पर बहुत अच्छे होते हैं या जो बहुत ज़्यादा क्लास में अध्यापक के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हमने ये ध्यान रखना है अध्यापक के तौर पर कि यहाँ हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, सम्मिलित शिक्षा की बात कर रहे हैं। इसके लिए छात्र को प्रत्येक छात्र के विकास के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया हमारी कैसी होगी, निदानात्मक होगी, उपचारात्मक होगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी होगी, निदानात्मक होगी, क्योंकि हम उस प्रक्रिया में ही देख लेते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में देख लेते हैं कि बच्चे को किस वक्त किस समय किस तरह का समस्या आ रही है, तो निदानात्मक होगी और वहाँ पर गणित प्रयोगशाला एक महत्वपूर्ण अपना स्थान लेती है। तो अभी हमने आपके साथ गणित प्रयोगशाला के प्रबंधन की बात करी। आइए अब हम बात करते हैं गणित क्लब और मंच की, जो हमारा अगला विषय वस्तु है। ये दोनों संबंध रखते हैं क्योंकि गणित प्रयोगशाला के समुचित प्रयोग के लिए हम प्रयास करें कि हमारे यहाँ हमारे विद्यालय में गणित क्लब और गणित मंच होने चाहिए। मैंने आपसे बताया कि सब विषय वस्तु आपस में अंतर संबंध रखती हैं। अगर संसाधनों का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्थिति, एक स्थान की बात चलती है, तो वो गणित प्रयोगशाला है। अब प्रयोगशाला का समुचित प्रयोग हो, समयानुसार हो, अधिकतम प्रयोग हो, उसके लिए कहीं ना कहीं हमको बच्चों के अंदर एक भावना लानी पड़ेगी। हम गणित सभा, गणित क्लब या गणित मंच की बात करते हैं। तो गणित क्लब या गणित मंच किसी भी स्तर पर हो सकता है, प्राथमिक स्तर पर हो, माध्यमिक स्तर पर हो, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो सकता है। और गणित शिक्षक का ये दायित्व है वो अपने विद्यालय में गणित क्लब की संरचना करे, गणित क्लब का आयोजन करे, गणित क्लब को बच्चों की जीवन शैली के साथ, बच्चों के गणित अधिगम के साथ जोड़ने का प्रयास करें। गणित क्लब की हम जब बात करते हैं तो गणित क्लब छात्र छात्राओं का, विद्यार्थियों का, अध्यापकों का वह समूह है, आप सब जानते हैं, जो विविध प्रकरणों पर चर्चा, वाद विवाद गतिविधियां आयोजित करती है। जहां पर जो चर्चाएं होती हैं वो सेमिनार हो गए, कार्यशालाएं हो गई, अध्ययन भ्रमण का आयोजन भी गणित क्लब की भूमिका वहाँ होती है। कई बार हम गणित क्लब का नामकरण भी कर देते हैं किसी महत्वपूर्ण गणितज्ञ के नाम पर। आप सब जानते हैं हमारे वैदिक गणित की हम बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे इतिहास में हम देखें, हमारे शिक्षा के इतिहास में हम सब अध्ययन करते हैं कि हमारे बहुत प्रचलित गणितज्ञ रहे हैं
आचार्य रामानुजम, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, जिन लोगों ने बहुत सारे हमारे खोजबीन की है, गणित के सिद्धांत दिए हैं, गणित की अवधारणाएं दी हैं, गणित के प्रमेय दी हैं, और आज हम उनका प्रयोग करके अपने जीवन शैली को और अच्छा कर पाए हैं। तो कई बार हम उन गणितज्ञों की बात भी कर सकते हैं, उन गणितज्ञों के नाम पर क्लब की संरचना भी कर सकते हैं। आगे चलकर हम इसकी विस्तार में व्याख्या करेंगे। और शिक्षक का दायित्व विद्यालय में या बाहर, क्योंकि इसी विद्यालय में ही गतिविधियां नहीं होंगी, बल्कि गणित की चर्चा, गणित मंच और गणित क्लब की गतिविधियों का आयोजन विद्यालय के बाहर भी हो सकता है, विद्यालय के अंदर भी, विद्यालय के बाहर भी। इन सब चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। अब आइए गणित क्लब और गणित मंच या गणित सभा के महत्व की बात करें। हमने अभी आपके साथ बात की गणित विद्यार्थियों को गणित अधिगम से संबंधित गतिविधियों में संलग्न करना, क्योंकि गतिविधियां बहुत हैं और अध्यापक का दायित्व है कि वो गतिविधियों का आयोजन करें। अब आयोजन करने में लिए उनको किस तरह से उनको संलग्न करना है, कैसे सम्मिलित करना है, समावेश करना है, इसके लिए एक समूह बनाने की आवश्यकता है, जो गणित क्लब है। अभी हम आगे बात करेंगे कि गणित क्लब की व्यवस्था कैसे की जाए, संरचना कैसे की जाए, लेकिन गणित क्लब कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को गणित सीखने और प्रेरणा प्रदान करने में बहुत सहायक होता है, क्योंकि उसमें जो संचालित कार्यक्रम है उसमें विद्यार्थियों का जो खाली समय है, कुछ समय ऐसा होता है विद्यार्थी और उस खाली समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं। कुछ समय तो बच्चे का कक्षा के वातावरण में है, उसके अलावा जो बच्चे का समय है उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं हम उसको गणित क्लब की कुछ, गणित मंच की कुछ गतिविधियों में उसको सम्मिलित करके। और गणित सिद्धांतों का जो परीक्षण है उसका परीक्षण करने में अवसर प्रदान करता है। बहुत सारे हमने अच्छे गणित क्लब देखे हैं जहाँ पर बच्चे, छात्र छात्राएँ, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, अध्यापक कुछ गणित के सिद्धांतों का परीक्षण भी उस गणित क्लब की, गणित मंच की, गणित सभा की गतिविधियों के साथ कर सकते हैं। और विभिन्न गतिविधियों के संचालन और कौशल विकास में सहायक है। इससे पहले भी हमने आपके साथ बात की गणित प्रयोगशाला की, तो प्रयोगशाला में जितनी गतिविधियां हैं उनका संचालन भी अब गणित क्लब द्वारा कर सकते हैं। और गणित विद्यार्थियों में नेतृत्व कौशल, समस्या समाधान, सामूहिक उत्तरदायित्व, आप सब जानते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कठिन परिश्रम, हार्डवर्क जैसे कौशलों का विकास, उसकी वृद्धि भी कर सकते हैं। और इस तरह के हम बहुत सारी गतिविधियां क्लब में आयोजित कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्लब की संरचना कैसे की जाए। उससे पहले प्रश्न आता है कि संचालित गतिविधियां क्या हो सकती हैं। तो इसमें हम शैक्षिक वार्तालाप कर सकते हैं, व्याख्यान हो सकता है, प्रसिद्ध गणितज्ञों को बुला सकते हैं, प्रसिद्ध गणितज्ञों के ऊपर व्याख्यान कर सकते हैं, अच्छे गणित शिक्षकों को बुलाकर गणित विशेषज्ञों का मुख्य भाषण करवा सकते हैं विद्यालय में, गणितज्ञों का जन्मदिवस मना सकते हैं। जो हमने अभी गणितज्ञों की बात की, रामानुजम की बात की, हमने आर्यभट्ट की बात की, हमने भास्कराचार्य की बात करी, ऐसे बहुत सारे हमारे प्रचलित जो हमारे गणितज्ञ हैं उनका जन्म दिवस हम मना सकते हैं। कुछ गणितीय घटनाएं हैं, चाहे वो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो, ये वैज्ञानिक घटना भी, गणितीय घटना भी, और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं, हमारे गणितीय घटनाएं हैं। कोई किसी स्थान से संबंधित, आप सब जानते हैं जब हम लोग कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जैसे हमारा लोटस टेम्पल है, गणितीय मॉडल है, इस तरह का गणितीय घटनाओं की हम बात कर सकते हैं। गणित दिवस का आयोजन कर सकते हैं, वो गणित दिवस का आयोजन भी किया जा सकता है गणितज्ञों के जन्म दिवस के दिन या कोई और दिवस चुन के, जब सभी प्रतिभागी भाग लेते हो। और उसके संचालन की जो एक जिम्मेदारी है वो गणित क्लब के जुड़े हुए विद्यार्थियों की, अध्यापकों की है। विभिन्न विषयों पर, प्रकरणों पर चर्चा तथा वाद विवाद कर सकते हैं, गणित मेला आयोजित कर सकते हैं, गणित ओलंपियाड आप सब जानते हैं, प्रदर्शनी का आयोजन कर सकते हैं, बच्चों से गणित के मॉडल बनवा सकते हैं, सामग्री बनवा सकते हैं जो आपकी गणित प्रयोगशाला में भी काम आ सकती है। और उस प्रयोगशाला के सामग्री का निर्माण करने के बाद उसकी एक प्रदर्शनी लगा सकते हैं, उसका अच्छी प्रदर्शनी लगा के बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें गणित क्लब और मंच के द्वारा संचालित गतिविधियां हैं। कार्यशालाएं, सेमिनार का आयोजन कर सकते हैं। कुछ सामूहिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक आधार पर पत्रिकाएं भी निकाल सकते हैं।
आजकल तो हम तकनीकी युग में हैं, हम कुछ ऐसी ई पत्रिकाएँ निकाल सकते हैं जो कि हम उसमें ज़्यादा हमारा खर्चा भी नहीं होता है। हम ऐसी ई पत्रिकाओं का संचालन भी कर सकते हैं जिसके द्वारा बच्चों के अंदर एक, जिसकी हम बात अक्सर करते हैं, गणितीयकरण की बात करते हैं, मैथमेटाइजेशन की बात करते हैं। बच्चों को गणित के साथ लगाव, बच्चों को गणित को जीवन शैली से जोड़ने का एक अनुभव देना, उसके लिए हम कुछ ऐसी वार्षिक आधार पर, जब बच्चे छोटे छोटे अपने कुछ अनुभव दे सकते हैं, ऐसे हम पत्रिकाओं का संचालन भी कर सकते हैं, चाहे वो वार्षिक आधार पर हो, मासिक आधार पर हो सके तो साप्ताहिक आधार पर। ज़रूरी नहीं कि उसका मुद्रक फॉर्म में लाएं, मुद्रित करें, प्रिंट करें, बल्कि हम उसको कोई ऐसे संचालन, हम कुछ ऐसी पत्रिकाएं, आप सब जानते हैं, हम लोग उसको वॉल मैगज़ीन बोलते हैं, दीवार पत्रिका। हम एक विद्यालय में एक दीवार के ऊपर पत्रिका भी बना सकते हैं जिसमें बच्चे अपनी इच्छा अनुसार कुछ गणित के कुछ ऐसे आविष्कार, गणित की कुछ अवधारणाएं, गणित के कुछ सूत्र, गणित के कुछ सिद्धांत के बारे में उनका जो अनुभव है उसके चित्र बनाकर ला के लगा सकते हैं। तो एक तरह का वो गणित के आधार पर पत्रिका का भी निर्माण कर सकते हैं। तो वो भी, और उसमें क्योंकि आज बच्चे जब एक दूसरे का प्रयास देखते हैं तो बच्चों के अंदर और जिज्ञासा, बच्चों के अंदर और गणित के प्रति जो प्रेम है वो विकसित होता है। आइए हम बात करें कि गणित क्लब का गठन और संचालन कैसे किया जाए। तो ये बहुत आवश्यक है कि गणित क्लब के सदस्यों का गठन जो है विद्यार्थियों द्वारा होना चाहिए। विद्यार्थियों का समावेश होना, विद्यार्थियों का सम्मिलित होना, विद्यार्थियों की भूमिका ज़्यादा होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिकाएं सिर्फ पथ प्रदर्शक और परामर्शदाता तक ही सीमित हो, ये बेहतर होगा। तभी उसमें एक कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक एक वातावरण बनेगा क्लब के अंदर। उनको क्लब का संचालन सही तरह करने में विद्यार्थियों की सहायता भी करनी चाहिए और इनकी सहायता स्वैच्छिक हो, मतलब सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास नहीं होना चाहिए, बल्कि जहाँ पर उद्देश्य हमारे स्पष्ट रूप से बन जाएं, स्पष्ट रूप से उनका गतिविधियाँ हो जाएं, ऐसी भागीदारी प्रयास हो कि हर बच्चा, विद्यालय का, कक्षा का हर बच्चा उस क्लब का सदस्य बनने का प्रयास करे। और वो क्लब में आप जब विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कराएंगे तो उससे होगा। ये ज़रूर हो सकता है उस क्लब की जो जिम्मेदारी है, रख रखाव हो, वो एक किसी आप वरिष्ठ शिक्षक को भी दे सकते हैं जो संगठनों का संचालन में कुशलता में करने में प्रवीण हो, उसके अंदर प्रवीणता हो। प्रयास किया जाए कि क्लब की बैठकें नियमित रूप से हों, विधान के अनुसार उसके लिए विधान भी बनाया जा सकता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं। कई बार हम लोग इसके लिए वित्तीय सहायता भी विद्यालय कोष से ले सकते हैं और हम लोग इसके लिए कुछ स्वयंसेवी संगठनों से, राज्य से या केंद्र सरकार के कुछ विभिन्न विभागों से इसका अनुदान भी ले सकते हैं। और जब कोई हमको कोई गतिविधि करानी हो उसमें हमको सहयोग भी मिल सकता है। ऐसे कई हमारे कुछ विभाग हैं, कुछ ऐसी हमारी केंद्र सरकार के संगठन हैं, केंद्र स्वयंसेवी संगठन भी हैं जो गणित क्लब को और आगे चलाने में सहायता करते हैं। इन सब चीज़ों का, इन सब गतिविधियों का जो प्रमुख उद्देश्य है शिक्षार्थियों, वो ये है कि गणित को हम अपनी जीवन शैली के साथ कैसे जोड़ें और कैसे एक गणित शिक्षण अधिगम को कितना सुगम और सरल बनाएं। हमारा उद्देश्य यही होता है। तो इस वीडियो में, इस मॉड्यूल में हमने जो आज समझा वो ये था कि गणित में अधिगम संसाधनों का प्रयोग कैसे अधिगम को प्रभावी बनाता है। हमने ये सीखा कि प्रयोगशाला जो है वो उसका निर्माण कैसे किया जाए, उसका महत्व क्या है, हमने वो समझने का प्रयास किया। और हमने ये भी देखा कि गणित क्लब और गणित मंच जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हो सकता है गणित के शिक्षण अधिगम का, या हमारे विद्यालय में गणित के वातावरण को भयमुक्त करने में एक बहुत भूमिका अदा कर सकता है। तो गणित क्लब और मंच का महत्व की बात की, उसके अंतर्गत संचालित गतिविधियों की बात की और उसका संगठन, उसका गठन कैसे, उसकी भी बात करी। हमें आशा है कि आप एक गणित के अध्यापक के तौर पर जब आप कहीं भी कार्य करेंगे तो ज़रूर गणित को, विषय को, उसके अधिगम को बहुत सरल और सुगम बनाने का प्रयास करेंगे। और उसके लिए सिर्फ कक्षा का वातावरण ही समुचित नहीं है, वही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आप प्रयोगशाला का प्रयोग, इसके लिए आप क्लब की संरचना भी करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।